नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब के चैनल पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का यह पार्ट लेकर के बच्चों आपके सामने। और आज क्लासिफिकेशन के इस चरण में आज हम बात करेंगे पक्षियों की। आर.एच. बिटकर साहब ने क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण करते हुए 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें मुनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई थी, प्लांटी थी और एनिमेलिया था। एनिमेलिया के क्रम के क्लासिफिकेशन में अब हम पहुंच चुके हैं पक्षियों तक। अब इसके बाद एक चरण और बचेगा जिसमें हम मैमल्स की बात करेंगे और उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का यह दौर समाप्त हो जाएगा। आज पक्षियों के विशेष लक्षणों पर हम बात करने जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे आपके लिए। साथ ही साथ आज के सेशन में वो महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे पूछेंगे जो एमसीक्यू के रूप में होंगे, जो एमपीपीएससी में, यूपीएससी में, पीएनएसटी में, एसआई में या जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उन सारे प्रश्नों का एक कलेक्शन हमने तैयार किया है। उन प्रश्नों के कलेक्शन को भी शामिल करेंगे। तो पक्षियों के क्लासिफिकेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको ये याद रखना होगा कि जितने भी अभी तक वीडियो डाले जा चुके हैं या वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यदि सारे वीडियो को आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो इस सेशन के एमसीक्यू आपसे बनेंगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो समझ लीजिए फिर ये एमसीक्यू आपसे नहीं बनने वाले। क्यों कि एमसीक्यू का जो आपकी परीक्षा में स्टैंडर्ड होता है वो काफ़ी गहराई से सवाल पूछा जाता है। तो एमसीक्यू करने के लिए फिर से हमारी आपको सलाह है कि जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, टू द पॉइंट किए गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, उन सभी वीडियोज़ को आप पढ़ लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही पढ़ने के बाद अपने कमेंट को लिखना मत भूलें। कमेंट जरूर लिखें, क्या आप चाहते हैं हमसे, क्या और सुधार चाहते हैं, क्या और सवाल चाहते हैं। क्योंकि जब सेशन ये समाप्त हो जाएगा तो हम पूरे सेशन पर कई दिनों तक एमसीक्यू का सेशन क्लासिफिकेशन पर लाते रहेंगे ताकि आपका क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पूरी तरह से परिपक्व यानी मैच्योर हो जाए। इसलिए पूरे क्लासिफिकेशन के जितने वीडियोज हैं सबके आप बेहतरीन नोट्स बना लें और सारे एमसीक्यू को करने के लिए तैयार रहें। शुरुआत करें पक्षियों की। आज हम पक्षियों के बारे में बात करेंगे और उन सवालों का जवाब तलाशेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सवाल, सामान्य सवाल पूछा गया कि ऐसे क्लास का नाम बताइए। क्लासिफिकेशन में यह सवाल पूछा गया, ऐसे क्लास का नाम बताइए जिसमें अग्रपाद यानी 4 लिम्ब मॉडिफाइड होकर के फीदर्स में या पंखों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम यहाँ टेट्रापोड की बात कर रहे हैं, यानी 4 पैर वाले जानवर। ये 4 पैर में ही आते हैं पक्षी। अब आप कहोगे साहब इसमें 2 पैर ही दिखते हैं, तो 2 कहाँ गए? ये 2 पैर परिस्थितियों के अनुसार रूपांतरित हो गए, अडॉप्ट हो गए, मॉडिफाइड हो गए और वो पंखों के रूप में दिखाई देते हैं। इसकी बात करेंगे। दूसरा ये देखेंगे क्या इसकी बॉडी हेड, नेक और ट्रंक और टेल में बटी हुई है। इसके अलावा इसके स्किन की बात करेंगे। स्किन पर भी सवाल पूछे गए, क्या स्किन इसकी मॉइस्ट होती है, सूखी होती है, इस पर बात करेंगे। ये बात करेंगे कि इसमें अंतः कंकाल होता है कि नहीं होता, हड्डियां होती हैं कि नहीं होती। यदि हड्डियां होती हैं तो भारी होंगी तो फिर इसको उड़ने में सहायता नहीं मिलेगी। यदि हड्डियां हैं तो कैसी हैं, खोखली हैं क्या, जो इसके उड़ने में मदद करेगी, इसकी चर्चा करेंगे। और एक विशेष बात की चर्चा करेंगे, क्या इसका हार्ट 4 चैम्बर्ड हो गया। क्योंकि अभी हम पिछले सेशन में रेप्टाइल्स की जब बात कर रहे थे तो उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट की बात की थी, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल की। अब यहाँ बात करेंगे क्या इसके हार्ट 4 चैम्बर्ड हो गए, क्या ये अंडे देते हैं या न्यूबॉर्न बेबी जन्म देते हैं, इसकी बात करेंगे। क्या ये कोल्ड ब्लडेड हैं
या वार्म ब्लडेड हैं इसकी बात करेंगे, और इसके अलावा उन पक्षियों की बात करेंगे जो बहुत तेजी से दौड़ते हैं, उन पक्षियों की बात करेंगे जो सबसे बड़ा अंडा देते हैं, उस पक्षी का नाम बताएंगे जो सबसे छोटा है। इसके अलावा सबसे छोटी भारतीय चिड़िया, यह सवाल यूपीएससी में पूछा गया, सबसे छोटी भारतीय चिड़िया कौन सी है, इसकी जानकारी आपको देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और इसके बाद एमसीक्यू का सेशन जिसमें कठिन सवाल होंगे, और उन कठिन सवालों को आपकी परीक्षा से ही हमने उठाए हैं। कुछ सवाल हमने खुद बनाए हैं, कुछ सवाल परीक्षा के हैं। अब देखिएगा आप, यदि आपने पूरे सेशन को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तभी ये सवाल बनेंगे। तो चलिए एप्स की बात करते हैं, पक्षियों की बात करते हैं, और हमने चित्र में आपको दिख रहा होगा पेज में एक खूबसूरत चिड़िया लगाई है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पक्षी वर्ग। आइए पक्षी वर्ग की बात करें। पक्षी वर्ग, या इसको चाहें तो क्लास एप्स लिख सकते हैं। अब इसका पहला लक्षण, पहली महत्वपूर्ण बात जो अभी हमने आपसे चर्चा की, इस वर्ग के जंतुओं के अग्रपाद, अग्रपाद का मतलब यहां फोर लिम्ब से, पंखों के रूप में, यह ऑब्जेक्टिव का सवाल है, पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं। ये रहा पहला पॉइंट कि इसका फोर लिम्ब जो है वो मॉडिफाइड हो जाएगा फीदर्स के रूप में, और यह फीदर उड़ने में सहायता करता है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करें। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, इनकी बॉडी हेड में यानी सिर में, नेक में, गर्दन में, ट्रंक में, पेट में, हेड नेक ट्रंक, और टेल में बटी होती है। और इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट लिखते हैं कि इनकी स्किन पतली होती है, साथ ही साथ रूखी भी। याद कर लीजिए, इनकी स्किन, अभी इसके पहले वाले रेप्टाइल्स की बात की, इसके पहले एम्फीबिया की बात की। एम्फीबिया में त्वचा में म्यूसिलेजिनस ग्लैंड थी जो गीली रखती थी, वहाँ उसका कारण अलग था। इसके बाद रेप्टाइल्स की बात किया, सूखी त्वचा थी, स्केल्स थे। अब यहाँ पर स्किन को कह रहे हैं पतली होगी, साथ ही साथ रूखी भी होती है। अब चौथा पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण पॉइंट। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिएगा कि हड्डियों का बना हुआ, बोन्स का बना हुआ अंतःकंकाल होता है।
बोन्स का बना हुआ अंतःकंकाल होता है। लेकिन यहां पर पॉइंट लिखिएगा, लेकिन सभी हड्डियां खोखली होती हैं, जिससे बर्ड्स को उड़ने में सहायता मिलती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोन्स का बना हुआ अंतःकंकाल होगा, लेकिन सभी हड्डियां खोखली होती हैं और बर्ड्स को उड़ने में सहायता देती है। अब खोखली होगी तो शरीर हल्का होगा, स्वाभाविक सी बात है। पचवां पॉइंट, जो महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पचवां पॉइंट कि हार्ट जो होता है, हार्ट पूर्ण रूपेण 4 चेंबर का बना होता है, जिसमें 2 आर्किल तथा 2 वेंट्रिकल होते हैं। यहां पर समझ लीजिएगा कि 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल का पूरी तरह से निर्माण हो चुका। छठवां महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने जा रहे हैं। छठवां महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिएगा कि ये जीव ओविपेरस होते हैं। अर्थात अंडे देने वाले होते हैं। ये अंडे देने वाले जीव हैं। और 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट, ये पूछा गया है सवाल। 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट, नियत तापी होते हैं। नियत तापी का मतलब फिक्स टेम्परेचर होगा। इनके बॉडी का फिक्स टेम्परेचर होगा। ऐसा नहीं कि वातावरण जब चाहे तो इनके बॉडी टेम्परेचर को ऊपर नीचे करे। फिक्स टेम्परेचर होगा, यानी ये वार्म ब्लडेड जीव होते हैं। तथा अपने शरीर का तापमान फिक्स रखते हैं। ये वार्म ब्लडेड होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वातावरण में ठंड आई तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को ठंड कर देंगे। ऐसा नहीं करते। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे, उसके लिए परिस्थितियां तैयार करेंगे कि कैसे वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, यानी गर्म खून वाले हैं जैसे हम लोग होते हैं। तो याद रखिएगा, बर्ड्स जो होती हैं वो वार्म ब्लडेड होती हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है यहाँ पर कि साहब आपने तो कहा था कि जिसके पास रजाई गद्दा हो वो वार्म ब्लडेड होता है। इनके पास रजाई गद्दा तो नहीं है, घोंसला बनाते हैं और कभी कभी तो ठंड के डर के मारे स्थान परिवर्तन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना, ये कहलाता है प्रवसन, या इसी को अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं। परिस्थिति के अनुसार मान लीजिए एक इलाके में ठंड ज़्यादा बढ़ गई तो ये उस स्थान को छोड़ करके ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ पर गर्मी पड़ रही। तो ये परिस्थिति, ये भी सवाल पूछा गया कि ये परिस्थिति एक स्थान से परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने के लिए दूसरे स्थान की ओर जाना, ये क्या कहलाता है? याद रखिएगा, ये कहलाता है प्रवसन या माइग्रेशन।
तो इस पॉइंट में, इस पन्ने पर हमने बताया कि बोन्स का बना अंतःकंकाल होगा। सभी बोन्स करीब करीब खोखली होती हैं ताकि इसको उड़ने में सहायता मिल सके। हार्ट पूर्ण रूप से 4 चेम्बर्ड होगा, जिसमें 2 आर्किल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। ये जीव अंडे देने वाले होंगे, अर्थात अंडे देंगे और अंडे से शिशु का विकास होगा। नियत तापी होंगे, गर्म खून वाले होंगे और अपने शरीर का तापमान फिक्स रखते हैं। चलिए 8वें पॉइंट पर आपको जो महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, इसको लिखिएगा। परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार स्थान परिवर्तन करते हैं। यह गुण माइग्रेशन, याद कर लीजिए, माइग्रेशन या प्रवसन कहलाता है। परिस्थिति के अनुसार ये गुण आप देखे होंगे, गांव में तो आंगन होते हैं, आंगन में कभी आप शाम को ऊपर सिर करके लेट जाइए, आप देखिए चिड़ियों का एक बड़ा विशाल झुंड निकलता है। ऐसा लगता है कि लंबी दूरी पर जा रहे हैं। जब वो लंबी दूरी की ओर यात्रा करते हैं तो पूरे ग्रुप में जाते हैं। वो चीज़ इनकी माइग्रेशन की होती है। जिस इलाके में ठंड ज़्यादा हो गई वहाँ से खिसक लिए, जिस इलाके में गर्मी उनकी बर्दाश्त से बाहर हुई उस इलाके से चले गए। ये जो स्थान परिवर्तन है या भोजन की तलाश में चले गए, ये परिवर्तन माइग्रेशन या प्रवसन कहलाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो MP यसाई ने पूछा, उसको 9वें पॉइंट में लिखिएगा। ऑस्ट्रिच, उसका चित्र हम दिखाएंगे अभी आपको। ऑस्ट्रिच सबसे अधिक, याद करिएगा, सबसे अधिक जीने वाला पक्षी है। माने इसकी आयु सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक जीने वाला पक्षी। यह, इस पर यह भी लिखिएगा, यह सबसे तेज दौड़ने वाला भी जीव, यह दौड़ता भी है। ऑस्ट्रिच में एक विशेषता है कि सबसे लंबा जीता भी है और सबसे तेज भी दौड़ता है। ये दोनों सवाल, एक PNST में पूछा, एक MPSI में पूछा, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिच। एक सवाल MPPSC में पूछा, उसको हम 10वें पॉइंट में लिखने जा रहे हैं। 10वें पॉइंट में लिखने ये जा रहे हैं कि सबसे बड़ा अंडा सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी, इसका अंडा भी अभी आपको चित्र में दिखाएंगे। देने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच ही है। और 11वें में लिखिएगा, ये भी सवाल पूछा गया कि सबसे छोटी जीवित चिड़िया, लिखिए, सबसे छोटी जीवित चिड़िया, नाम जानते हैं क्या, बताइए जरा। सबसे छोटी जीवित चिड़िया हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड, हिंदी में भी
लिख लीजिएगा हमिंग पक्षी। एक सवाल ये भी बनता है कि सबसे तेज उड़ने वाला, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी का नाम बताइए। पक्षी स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट, या हिंदी में इसको अवावील कहते हैं। और 13वें पॉइंट में सबसे छोटी भारतीय चिड़िया, सबसे छोटी भारतीय, यूपीएससी का सवाल, सबसे छोटी भारतीय चिड़िया सनबर्ड है। और 14वें पॉइंट में, अंतिम पॉइंट में लिखिएगा कि इस क्लास के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण में जितने खूबसूरत पक्षी आप जानते हो सबका लिख लीजिएगा। इसमें आप कबूतर लिख सकते हैं, कबूतर। इसमें आप गौरैया लिख सकते हैं, गौरैया, गौरैया लिखिएगा। इसमें आप कोयल लिख सकते हैं, कोयल लिखिएगा। जितने भी पक्षी हैं, कीव लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रिच लिखिए। जितने भी खूबसूरत पक्षी के नाम आप जानते हो सारे पक्षियों के नाम लिखिएगा। तो इस पन्ने में हमने आपको बताया कि परिस्थिति के अनुसार स्थान परिवर्तन करने वाला ये क्लास, ये ग्रुप जो परिस्थिति के अनुसार स्थान परिवर्तन करता है, क्योंकि ये नियत तापी हैं, अपने शरीर के टेम्परेचर को एक फिक्स स्टेट में रखते हैं, इसलिए चूंकि इनके पास साधन सुविधा नहीं होता तो ये स्थान छोड़ देते हैं। तो ये प्रवस्था इन्हीं में पाई जाती है, ये कहलाती है माइग्रेशन। ऑस्ट्रिच सबसे अधिक जीने वाला पक्षी है, यह सबसे तेज दौड़ने वाला भी जीव है। सबसे बड़ा अंडा देने वाले पक्षी में यदि आप नाम जानते हो तो ऑस्ट्रिच ही है। सबसे छोटी जीवित चिड़िया हमिंग बर्ड है या हमिंग पक्षी है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्विफ्ट या अवाबिल है। और सबसे छोटी भारतीय चिड़िया सनबर्ड। तो इतने प्रमुख पॉइंट को फिर से एक बार देख लीजिए। बुल्स का बना हुआ अंतःकंकाल होगा, लेकिन सभी हड्डियां खोखली होती। किसी बर्ड को उड़ने में सहायता मिलती है। हार्ट पूर्ण रूपेण 4 चैम्बर का बना होगा, जिसमें 2 आर्किल 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये जीव ओविपेरस होते हैं, अर्थात अंडे देने वाले होते हैं। वार्म ब्लडेड जीव होते हैं तथा शरीर का तापमान फिक्स रखते हैं। इस वर्ग के जंतुओं में फोरलिम पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं। इनकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में बंटी होती है। इनकी स्किन पतली होती है, साथ ही साथ रूखी भी होती है। और इनका जितने का उदाहरण आपने इधर लिखा है, कबूतर, गौरैया, कोयल, कीव, ऑस्ट्रिच और जो विशेष बर्ड है, उन सभी को क्रम से हम आपको दिखा देते हैं। चित्रों के माध्यम से आप इनको याद रखिएगा। पहला, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के बारे में आपने कई बार इसको याद भी किया होगा। ऑस्ट्रिच का 2 उदाहरण दिखा रहे हैं। ये है इसका एक अंडा। सबसे बड़ा अंडा देने वाला यदि कोई है तो वो है ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ा अंडा। और ऑस्ट्रिच जो है सबसे तेज रफ्तार में भगता भी है, तेज रफ्तार। ऐसा पक्षी है जो तेज रफ्तार में दौड़ता भी है। चलने का इसका देखिए तो इसके पैर जो है चलने में इसमें तेज रफ्तार से इसको दौड़ाते हैं। तो ऑस्ट्रिच जो है तेज रफ्तार में दौड़ता भी है। तो ये ऑस्ट्रिच आपके सामने। दूसरा एक पक्षी, इसको कहते हैं हमिंग बर्ड, सबसे छोटी जीवित चिड़िया, सबसे छोटी स्मॉल साइज की ये होती है, स्मॉल साइज की। इसको कहते हैं हमिंग बर्ड, याद कर लीजिए। हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया है। और ये चिड़िया की एक और विशेषता है कि ये सारी चिड़िया आगे की तरफ उड़ती हैं और ये अकेली एक ऐसी चिड़िया है जो पीछे की तरफ उड़ती है। तो स्मॉल साइज की होती है, सबसे छोटी चिड़िया, ये इसके नाम रिकॉर्ड है।
सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, इधर ध्यान दीजिए, सबसे तेज चलने वाला पक्षी है, जिसका मूवमेंट चलने का है। अब हम उदाहरण आपको बताने जा रहे हैं सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी। सबसे, यहां लिख लीजिएगा, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है स्विफ्ट बर्ड। आपने एक कार का नाम सुना होगा, स्विफ्ट। शायद कंपनी ने इसी के उड़ने के आधार पर ही अपनी कार का नाम स्विफ्ट रखा हो, क्योंकि स्विफ्ट उड़ती भी है, बहुत तेज रफ्तार में चलती है, इसी के आधार पर रखा हो। इसके पंखों को देखिए, इसके पंखों की संरचना देखिए, बिल्कुल हवाई जहाज के जैसे पंख होते हैं। ये देखिए, ये पंख, इनके पंखों की संरचना के आधार पर ये बहुत तेज उड़ते हैं। तो ये है स्विफ्ट बर्ड। और एक चित्र हम आपके लिए लाए हैं, सनबर्ड। यह भारत की सबसे छोटी चिड़िया है। यहां इसको लिखिएगा, भारत की सबसे छोटा पक्षी, इसका नाम है सनबर्ड। याद कर लीजिए, सनबर्ड इस कलर में दिखती है, पीला ये इसके पेट वाला हिस्सा होता है और ब्लू कलर का इसका एंटीरियर पार्ट होता है। इसका जो चोंच वाला हिस्सा होता है काफ़ी पतला होता है, काफ़ी पॉइंटेड है। यह यहाँ से देखिए काफ़ी पॉइंटेड एरिया इसकी दिखती है। तो आगे की तरफ काफ़ी पॉइंटेड या नुकीला पोर्शन होता है, तो ये नुकीले पोर्शन वाला ये सनबर्ड होती है। तो भारत की सबसे छोटी पक्षी, भारतीय चिड़िया, यही है। फिर आपने बहुत सारे उदाहरण उधर देखे। एक चीज़ और बता दें जो हमने इसमें जोड़ा, कि पक्षियों में कंप्लीट रूप से 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, हमने बताया आप। इधर देखिए आप मैमल्स में देखेंगे तो ये इधर वाला राइट आर्किल दिख रहा होगा आपको, इधर वाला लेफ्ट आर्किल, ये वाला राइट वेंट्रिकल और इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। बिल्कुल 4 भागों में हार्ट बटा हुआ, इसीलिए हमने बगल में ह्यूमन का लगाया। इसी तरह से बर्ड का देखिए, बर्ड में भी ये 4 चेम्बरिंग की शुरुआत दिख रही है, बिल्कुल इस पर। ये बीच का सेपरेट करता हुआ पार्ट, ये वाला, ये सेपरेट कर दिया, तो ये वाला हिस्सा वेंट्रिकल का हो गया। अब वेंट्रिकल भी 2 भागों में बट गए और आर्किल ये 2 भागों में बट गए, तो 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल। इस तरह से बर्ड्स में 2 आर्किल 2 वेंट्रिकल यानी 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि बर्ड्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। जैसे मैमल्स का होता है ऐसे बर्ड्स का भी होता है। तो एक चीज ये बता दिया। अब आते हैं महत्वपूर्ण सेशन पर, जिसको हम एमसीक्यू के सेशन से जानते हैं। आप इस पर इंटरेस्ट भी रखते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना भी कि कैसे लगते हैं एमसीक्यू, क्या एमसीक्यू को और बढ़ाना चाहिए सेशन में, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम तो बढ़ा सकते हैं, पर ज़रूरी ये है कि सारे वीडियो जो पुराने हैं, जितने वीडियो डल चुके हैं, उन सारे वीडियो को एक बार आप पढ़ लो, तो आपको प्रश्न करने में बनेगा। नहीं तो फिर सिर्फ क्लास अटेंड करनी रह जाएगी। तो ऐसा मत करिए, पूरे वीडियोज को पढ़ लोगे तो उत्तर आपसे बनने लगेंगे। पहला सवाल आपसे पूछ रहे हैं जो PNST में पूछा गया। पहला सवाल है, आइए पहले लिखते हैं पहला सवाल। धैर्य पूर्वक सवाल को पहले पूरा सुनिएगा, या तो अपनी कॉपी में लिखिएगा फिर तब जवाब करिएगा। लिख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट विटेकर को तो जानते ही हैं, एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है,
निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट, हम 4 स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें से एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो विटेकर के क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है, उसका कोई भी क्लासिफिकेशन से लेना देना नहीं है। ये उत्तर आपको बताना है, पहला लिख रहे हैं। अब यदि आपने पूरे वीडियोस को पहले पढ़ा होगा तो आपसे बनेगा। पहला स्टेटमेंट हम लिखते हैं, कोशिका की जटिलता, कोशिका की जटिलता, या इसको अंग्रेजी में कहें तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। बी हम लिख रहे हैं, जाति वृत्तीय संबंध, या इसको कह लें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सी लिख रहे हैं, पोषण का प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और डी लिख रहे हैं, उपापचय, अंग्रेजी इसकी लिख रहे हैं मेटाबॉलिज्म। हमने सवाल, फिर से सवाल पढ़ते हैं। हमने सवाल पूछा कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है। मतलब उन्होंने उस स्टेटमेंट को आपको बताना है जिसमें से उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को करते समय उसको आधार नहीं बनाया। कोशिका की जटिलता को, जाति वृत्तीय संबंध को, पोषण के प्रकार को, या उपापचय को। फिर से सुनिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। अब यदि आपसे ये बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ ABCD मत लिखिए, उसका पूरा नाम लिखिए। जैसे यदि आपका उत्तर है कोशिका की जटिलता तो आप लिखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल या कोशिका की जटिलता। तो हम समझ जाएंगे कि लाइव क्लास में जब हम आपसे जुड़े होंगे तो आप सही बता रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप पूरा ABCD मत लिखिएगा, पूरा उसका स्टेटमेंट लिखिए। तो आपको ऐसा करने से आपको स्टेटमेंट भी याद हो जाएगा। और यदि आप हमसे पूछेंगे क्यों साहब इसका उत्तर, क्योंकि हम पूरे प्रश्न पूछने के बाद आपको उत्तर बताएंगे, उसका कारण भी बताएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को टेस्ट कीजिए कि क्या आपने पूरे वीडियो को पढ़ने के बाद आपसे ये उत्तर बनता है कि नहीं। तो ये था पहला सवाल, कौन सा स्टेटमेंट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं। आइए दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फिर वही विटेकर वाला सवाल है, लेकिन थोड़ा गंभीर सवाल है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक माने वेल डेवलप्ड सेल, यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा में रखा गया। जिनका वास स्थान यानी हैबिटेट मुख्य रूप से था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में RS विटेकर साहब ने एक कोशिकी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा में रखा। वो ये जानना चाहते हैं आपसे कि उनके हैबिटेट मुख्य रूप से कहाँ थे,
पहला, उन्होंने लिखा वो स्थलीय थे, यानी टेरेस्ट्रियल थे। बी लिखा उनने जलीय थे, एक्वेटिक थे। सी उन्होंने कहा, एमपीएसआई का ये सवाल है, सैप्रोफिटिक थे, सैप्रोफिटिक हैबिटेट था, यानी मृत जीवों के आसपास रहते थे। और डी उसका ऑप्शन था, इपीफाइटिक थे। मृतोप जीवित। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये भी आप जानते हैं कि एक ग्रुप बनाया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया। वो प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है एमपीएसआई वाला कि ये बताइए कि उनका हैबिटेट मुख्य रूप से थल था, जल था, मरे हुए जीव वाला था, या लटकने वाला कंडीशन थी, या पानी में पाई जाने वाली पौधों के ऊपर लटक लटक करके जाने वाली कंडीशन थी। ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें से एक ही ऑप्शन सही है। यदि आपसे उत्तर बनता है तो पूरा उत्तर कंप्लीट रूप से लिखिएगा। टेरेस्ट्रियल जैसे हमने लिखा है, स्थलीय, जलीय, सैप्रोफिटिक, इपीफाइटिक, ऐसा पूरा उत्तर लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक हम आपसे तीसरा सवाल पूछते हैं। इस सवाल को जरा गंभीरता से करिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में है, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाओ। 2 कॉलम बनाते हैं। कॉलम में नाम लिखते हैं हम ए, बी, सी और डी। इसी के सामने लिखते हैं 1, 2, 3, 4। अब देखिएगा, ए में लिख रहे हैं हम एक वैज्ञानिक का नाम डीजे इवानोविस्की। इनके सामने 1 नंबर में लिख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ बायराइट्स की खोज। बी में लिख रहे हैं बैजारी नेक ये भी वैज्ञानिक हैं। इसमें लिख रहे हैं वायरस का क्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस। तीसरा लिख रहे हैं WM स्टैनले। WM स्टैनले। और तीसरे में कंटाजियम बाइपम फ्लूडियम। मतलब इसकी खोज किया। कंटाजियम बाइपम फ्लूडियम एक स्पीसीज है वायरस की, क्या उसकी खोज की। और डी यानी अंतिम में लिख रहे हैं, अंतिम पॉइंट लिख रहे हैं टियोडायनियर
DO डाय नियर discovery of TMB। इसमें से कौन सा जोड़ा सही होगा ये आपको बताना है। इसमें ध्यान से लिखिएगा। ए उत्तर लिख रहे हैं पहले। ए में लिखिएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। फिर बी लिख रहे हैं ए का 4, बी का 3, सी का ए, डी का 2। सी उत्तर दे रहे हैं आपको ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। और डी आंसर दे रहे हैं आपको ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। देख लीजिए, सही जोड़ी आपको मिलाना है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, बी का ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, डी का ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। यदि आपने वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी रखी है तो ये उत्तर आपसे बनेगा। और ये सवाल PNST में पूछा, सही जोड़ी इसमें मिलाना है। तो तीसरे सवाल का जवाब करिएगा। ये तीसरा सवाल था। अब चलते हैं, ये सवाल नंबर 3 था। चौथे सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन सा जीव लगातार विभाजित होकर समुद्र को लाल कर देता है? ए लिखिएगा उत्तर यूग्लिना, बी उत्तर लिखिएगा नॉक्टिल्यूका, सी उत्तर लिखिएगा गॉनी लैक्स,
और डी ट्रिपैनोसोमा। हमने पूछा चौथे सवाल में, कौन सा ऐसा जीव है जो लगातार विभाजित होकर के सागर को या समुद्र को लाल कर देता है। आपने ये सवालों को कई बार किया होगा। ये सवाल पूछा गया रेलवे में निम्न में से कौन सा जीव लगातार विभाजित होकर समुद्र को लाल कर देता है। योगलिना है, नाक्टिल्यूका है, गोनियोलेक्स है या ट्रिपैनोसोमा है। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में जब आप उत्तर लिखिएगा तो पूरे जीव का नाम लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। और आज के सेशन का अब अंतिम सवाल आपसे पूछते हैं। 5वां सवाल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन पाया जाता है सिर्फ ए टीनोफोरा में, बी सीलेंट्रेटा में, सी पोरीफेरा में एंड डी प्रोटोजोआ। 5वां और अंतिम सवाल आपसे पूछा कि लैंगिक जनन की व्यवस्था किस फाइलम में पाई जाती है। आपको जवाब बताना है टीनोफोरा में है, सीलेंट्रेटा में है, पोरीफेरा में है कि प्रोटोजोआ। अब यदि इसका जवाब आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स की ओर बढ़िए। कमेंट बॉक्स में पूरा फाइलम लिख करके हमारे पास भेजिए। यह क्लास जब शाम को 6 बजे लाइव होगी तो उस समय आप लाइव मिलें, आप पूछें हमसे कि क्यों इसका जवाब ये होगा तो अच्छा रहेगा। हम उसका कारण भी आपको सटीक कारण बताएंगे क्यों होगा। कमेंट बॉक्स में आप पूछते रहिएगा, हम कमेंट बॉक्स में आपको बताते रहेंगे। तो ये 5 सवाल आज हमने पूछे। आप अपने आप को तय करिए, आपकी साइंस या बायोलॉजी कितनी तैयार है कंपटीशन के लिए, ये देखते रहिए। क्योंकि सरल सवाल आए ये संभावना नहीं है। सवाल जब भी आएंगे कॉम्पिटिटिव हिसाब से आपको गंभीरता से ही पढ़ना होगा। अब आजकल तथ्यात्मक सवालों का बोलबाला है, तथ्यात्मक सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए तथ्यात्मक सवालों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए आपको उत्तर की ओर लिए चलते हैं। तो पहले सवाल का जवाब, कौन सा स्टेटमेंट बिटकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है और इसमें कोशिका की जटिलता बिल्कुल थी, जाति वृत्तीय संबंध जरूर था, पोषण का प्रकार जरूर था, एक ही बचता है मेटाबॉलिज्म से कोई उनका नाता नहीं था, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपापचय। दूसरा सवाल हमने पूछा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा में रखा गया जिसका वास स्थान मुख्य रूप से, हमने पढ़ाया भी है आपको, मुख्य रूप से यदि प्रोटिस्टा की बात करते हैं, मुनेरा को छोड़िए प्रोटिस्टा पर आइए तो अमीबा सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा और अमीबा अक्सर वाले जीव जलीय होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया। तीसरा सवाल हमने पूछा सही जोड़ी मिलाना है, इसको यदि आप गंभीरता से आइवानोविस्कु को पकड़ लोगे तो सही जवाब मिल जाएगा और इसका सही जवाब करेक्ट तरीके से मिलाइएगा। इसका सही जवाब होगा ए। मिला लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, ये पीएनएसटी में पूछा गया सवाल था। चौथा सवाल, निम्न में से कौन सा जीव लगातार विभाजित होकर के समुद्र को लाल कर देता है। ये सवाल तो आपने पढ़ा था कि एल्गी करती है, फंजाई करती है, कौन करता है, लेकिन नाम नहीं जानते थे। ये सवाल पूछ लिया गया कि नाम उसका बताइए, तो ये नाम था गोनियोलेक्स, क्योंकि ये सब नहीं है योगलिना, नाक्टिल्यूका, ट्रिपैनोसोमा। ये जब हम 6 बजे लाइव होंगे उस समय आप हमसे सवाल पूछिएगा, हम उस समय आपको बताएंगे क्यों। 5वां और अंतिम सवाल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया। यदि आपने पिछला वीडियो, हमारे सारे वीडियो को पढ़ा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है और उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाते हैं और उसका सही जवाब है
टीनोफोरा। तो ये 5 सवाल आज के लिए थे। आज हमने आपको बर्ड के बारे में पूरी जानकारी दी, बर्ड का क्लासिफिकेशन बताया, बर्ड के हार्ट के बारे में बताया, सन बर्ड बताई, स्विफ्ट बर्ड बताई, उसका सबसे तेज़ चलने वाला, सबसे तेज़ उड़ने वाला, ये सारी जानकारी दी, एमसीक्यू का सेशन रखा। अब सेशन को समाप्त करने की बारी है। तो बच्चों कैसा लगा सेशन, ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सब ने पूरे सेशन में अपनी उपस्थिति दिखाई, इसके लिए बच्चों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर लिखा करें और आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, नमस्कार।